घर की बहू दोपहर के समय में कुछ किताबों को कबाड़ी वाले को दे रही थी। उसी समय वहां पर उसके ससुर जी आ जाते हैं और जैसे वो इन किताबों को देखते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं कि यह तो यूपीएससी की तैयारी की किताबें हैं और इनको ये बहू कबाड़े में क्यों दे रही है। तो इसके बाद वह पूछने लगते हैं तो वह बताती है कि बाबूजी, आपके बेटे पहले यूपीएससी की तैयारी किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ये सपना छोड़ दिया है और अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इनको कबाड़ी वाले को दे दूँ, तो मैं इन्हें कबाड़ी वाले को दे रही हूँ। लेकिन तभी ससुर जी इस बात के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि मैं शाम को आकर उससे बात करूंगा। कौन थे वो बुजुर्ग व्यक्ति? अगर वो सच में ही उसके ससुर थे तो उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? क्या कारण था इसके पीछे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार में ज़्यादा कोई नहीं है, केवल एक पति है जिसका नाम मुकेश है और जो कि ऑटो चलाकर अपना गुजारा किया करता है, और एक पत्नी है जिसका नाम सानवी है। सानवी और मुकेश ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद वह यहाँ पर आकर बस गए थे। पीछे से वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहाँ पर जब उन्होंने लव मैरिज कर ली थी तो उसके बाद सानवी के घर वाले मुकेश के खिलाफ हो गए थे और इसी डर के कारण वो दोनों यहाँ पर गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो मुकेश होता है वह अनाथ था और उसका सपना है बचपन से ही कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, और इसी वजह से वह ऑटो चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी किया करता है। ऑटो पर जब जाया करता है तो अपने साथ कोई किताब ले जाया करता और ऑटो में बैठकर भी पढ़ाई लिखाई किया करता है जब उसे टाइम मिल जाता है। इसी तरह से उन दोनों का समय व्यतीत हो रहा था और एक दिन जब मुकेश अपने ऑटो को लेकर एक चौराहे पर खड़ा हुआ था तो उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो कि दिल्ली में ही रहा करता था, उसके घर में उसका एक जवान बेटा था, लेकिन उसकी किसी कारण से तबीयत खराब हो गई है और उसे बार बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। जवान बेटे को वह खुद ही डायलिसिस के लिए ले जाया करता है और यहाँ पर आकर वह मुकेश से एक जगह का एड्रेस बताता है और वहाँ तक का भाड़ा पूछने लगता है। अब मुकेश जब उस जगह के बारे में सुनता है तो उन्हें बताता है कि बाबूजी, यहाँ पर जाने के लिए तो 800 रुपये लगेंगे और 800 रुपये में मैं आपको वहाँ पर छोड़ भी आऊँगा और वहाँ से जब आप कहोगे वापस भी ले आऊँगा। अब इस बात को सुनकर जो वह बुजुर्ग व्यक्ति जयपाल सिंह जी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाचार और मजबूर महसूस हो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ एकदम से कड़क थी और वह कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हें जाना हो तो मैं तुम्हें 500 रुपये दे सकता हूँ, 500 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी मैं तो आपको नहीं दे सकता। अब जो मुकेश होता है वह काफ़ी दिनों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और साथ में उसने दुनियादारी देखी है, तो वह जयपाल सिंह को देखकर समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूर है और इसी वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अंकल जी, ऐसी बात है तो मैं आपको वहाँ पर छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे इधर उधर सवारियों का काम करना पड़ेगा और जब आप मेरे पास फ़ोन करोगे तो आपको वहाँ से लेने के लिए आ जाऊँगा। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद जो मुकेश होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वहां से उसके बेटे को सहारा देकर अपने ऑटो में बैठा लेता है। बेटा काफ़ी ज़्यादा जवान था और बुजुर्ग व्यक्ति खुद अपने बेटे को ले जाकर उसका डायलिसिस करवाया करता था। यहाँ पर बार बार जयपाल सिंह जी उस पर फ़ोन कर दिया करते और मुकेश उन्हें लेकर सीधा वहाँ पर पहुँच जाया करता और डायलिसिस करवाने के बाद उन्हें वापस से घर छोड़ दिया करता। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है और 1-1.5 महीने के अंदर जो मुकेश होता है उसको सारी की सारी कहानी पता चल गई थी कि किस वजह से इनके लड़के की किडनी खराब हुई है। लेकिन यहाँ पर जो मुकेश होता है वह अपनी ज़िंदगी को ही किराए के मकान में व्यतीत कर रहा था, फिर भी वह उस बुजुर्ग व्यक्ति पर काफ़ी ज़्यादा तरस खाता है और उसके काम को करता रहता है। जैसे ही कुछ समय बीतता है तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति जयपाल सिंह जी होते हैं वो एक दिन उस मुकेश से कहते हैं कि बेटा देखो, अब तक तो मैं तुम्हें 500 रुपये देता आया था, लेकिन अब मैं अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें केवल 300 रुपये ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा रुपये मेरे पास नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर पैसे बेटे की बीमारी में खर्च हो जाते हैं। अब इतने पैसों से उसका तेल का खर्चा भी नहीं निकलने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुकेश होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि इतने दिन जब वह उसको वहां से लेकर जा रहा था तो उसको सारी मजबूरियों के बारे में पता चल गया था कि बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मजबूर है और अपने बेटे की बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। उसको एक अलग सा लगाव उस बुजुर्ग व्यक्ति से हो गया था और इसके बाद वह 300 रुपये में भी उसको वहाँ से ले जाने लगता है। और कभी कभार तो जब उसके पास पैसे नहीं हुआ करते तो वह
अपने आप ही पैसे लेने से मना कर दिया करता और ऐसे करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। लगातार 6 महीने तक उस बुजुर्ग व्यक्ति के बच्चे का इलाज चलता है, लेकिन 6 महीने बाद एक दिन अचानक से उसके बेटे की मौत हो जाती है और मौत के बाद बुजुर्ग व्यक्ति काफी ज्यादा टूट गया था, क्योंकि उसके घर में केवल उसका बेटा ही एक सहारा था जिसको वह चाह रहा था कि वह ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद उसके साथ समय व्यतीत करे। लेकिन बढ़ती बीमारी के चलते और पैसों की कमी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और इसके बाद वह काफी ज्यादा इस चीज के लिए परेशान भी होता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो हो गया था और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जैसे इतना समय व्यतीत होता है, जितने समय बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति मुकेश के पास फोन कर दिया करते थे, तो जो मुकेश होता है वह इस बात के लेकर चिंता करने लगता है कि अब बुजुर्ग व्यक्ति का फोन नहीं आ रहा, आखिर क्या कारण है और वो क्यों मेरे पास फोन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुकेश अपना ऑटो लेकर उसके अपार्टमेंट के सामने खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि कहीं कोई और ऑटो वाला तो इन्होंने नहीं कर लिया और उसके सहारे अपने बच्चे को ले जाते हों। लेकिन थोड़ी देर में वह बुजुर्ग व्यक्ति जब वहां से निकल रहा था तो मुकेश उसकी निगाह पड़ जाता है और इसके बाद वह जो बुजुर्ग व्यक्ति जयपाल सिंह जी होते हैं वह उसके पास आ जाते हैं और आने के बाद उससे बड़ी मायूसी भरी आवाज में कहते हैं, बेटा अब से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को सुनकर जो मुकेश ऑटो वाला होता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ अंकल जी, क्या कोई मुझसे भी सस्ता ऑटो वाला मिल गया। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगता है कि नहीं बेटा, तुझसे सस्ता ऑटो वाला तो नहीं मिला, लेकिन अब मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है तो अब मुझे उसकी डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर मुकेश को बड़ा ही गहरा धक्का लगता है, क्योंकि दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सहारे थे और अब एक सहारा उनके जीवन से खत्म हो गया था। बुजुर्ग व्यक्ति के पास और कोई सहारा नहीं था और इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं और वह वहां से मुड़कर जाने लगता है। मुकेश भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से सदमे से में बैठा रह जाता है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति कह क्या रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति वहां से थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद वह दोबारा से वापस लौटता है और लौटने के बाद कहने लगता है कि बेटा अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूं। तो मुकेश कहने लगता है कि हाँ अंकल जी बताइए आपको क्या कहना है। तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने जेब से एक चैन निकालता है जो कि सोने की थी और वो उसे मुकेश के सामने कर कहता है कि बेटा ये मेरे बेटे की चैन है और मैं चाहता हूं कि इसे तुम पहनो ताकि मुझे तुम्हारे अंदर अपना बेटा दिखाई देता रहे। अब यह बात सुनते ही जो मुकेश होता है उसकी आंखों से एकदम आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह जयपाल सिंह जी से मना कर देता है। कहता है कि नहीं अंकल जी, आप इस चैन को मुझे मत दीजिए, आप मेरी मदद के बल तो इस चैन को मुझे दे रहे हो। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटा, दरअसल सच में ही ये मेरे बेटे की चैन है और अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है, तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूं कि इस चैन को तुम पहनो। कम से कम जब भी मुझे तुम दिखा करोगे तो मुझे मेरे बेटे की याद आ जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की तरह ही मेरी मदद की है। इसके बाद जो मुकेश होता है बुजुर्ग व्यक्ति के कहने पर उस चैन को पहन लेता है, लेकिन बार बार उसे बुजुर्ग व्यक्ति का वो चेहरा याद आ रहा था जिसमें वो पूरी तरह से बेबस प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम तक वह अपना काम धंधा निपटाकर वापस से अपने घर चला जाता है और घर पत्नी अचानक से जैसे उसके गले में एक सोने की चैन को देखती है तो उससे पूछने लगती है कि ये चैन किसकी है, कहां से लेकर आए हो इसे। तो उसके बाद मुकेश अपनी पत्नी सानवी को बता देता है कि ये चैन उसी बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। दरअसल मुकेश ने अपनी पत्नी को बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में सब कुछ बता रखा था और वो कह देता है कि उसने कहा है कि इस चैन को तुम पहनोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा इस चैन को पहन रहा है। इस बात को सुनकर जो सानवी होती है वह भी थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि सानवी के तो घर वाले थे लेकिन वो उनकी शादी के खिलाफ थे तो वह उनके पास नहीं जा सकती थी। उसे भी अपने माता पिता की याद आया करती थी। यहाँ पर जो मुकेश होता है उसे भी अपने माता पिता की याद आया करती है, क्योंकि वो तो बचपन से ही अनाथ है और काफ़ी छोटी उम्र में उसके माता पिता उसे छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए थे। तो इसी वजह से दोनों पति पत्नी कुछ देर तक बातें करते हैं और अचानक से जो सानवी होती है वो कहने लगती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप उन बुजुर्ग बाबा को हमारे पास ले आओ, हम लोग उन्हें अपने पिता की तरह घर के अंदर रखेंगे और अच्छे से हमारा भी समय व्यतीत हो जाएगा और उनका भी समय व्यतीत हो जाएगा। उनको बच्चे मिल जाएंगे और हमें पिता मिल जाएगा जिसके सहारे हमारा जीवन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि बात तो सही है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं उनसे पूछूं तो वो बुरा ना मान जाएं इस बात के लिए। उसके बाद सानवी कहती है कि बुरा क्यों मानेंगे, आप एक बार बात करके देखना, शायद हो सकता है वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद जो मुकेश होता है वह सीधा उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास दूसरे दिन पहुंच जाता है
और बुलाने के बाद जैसे बुजुर्ग व्यक्ति उससे पूछता है कि हाँ बेटा बताओ क्या काम है तुम्हें, तो उसके बाद मुकेश अपनी पूरी की पूरी मंशा उसके सामने रख देता है और कहता है कि अंकल जी मैं चाहता हूं कि आप हमारे घर चलिए और हम आपको अपने पिता की तरह रखना चाहते हैं। दरअसल मैं और मेरी पत्नी किराए के घर में रहा करते हैं और वहां पर हमारा अपना कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन जो मेरी पत्नी है उसके माता पिता हमारी शादी के खिलाफ थे और इसी वजह से हम लोग अकेले इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप भी अकेले हो और हम भी अकेले हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर एक परिवार की तरह रहें और अपने जीवन को आराम से व्यतीत करें। अब यह बात सुनकर जयपाल सिंह जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब मुकेश बार बार इस बात के लिए आग्रह करता है तो जयपाल सिंह जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे वहां पर रहने के लिए आ जाऊंगा। वह एक दिन का समय मांगता है और एक दिन बाद जब मुकेश उन्हें लेने के लिए आता है तो उसके बाद जयपाल सिंह जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी कुछ छोटा मोटा सामान था वो उन्होंने पैक कर लिया था और पैक करने के बाद मुकेश के साथ जाकर उसके घर में रहने लगते हैं और वहां पर वह उन्हें बच्चों की तरह माना करते और बच्चे भी उन्हें अपने पिता की तरह माना करते। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लगभग 6 महीने वहां पर जयपाल सिंह जी को रहते हुए हो गए थे। तो मुकेश की पत्नी सानवी और मुकेश उन्हें अपने पिता की तरह ही रखा करते और घर के किसी भी फैसले को लेने से पहले उनसे विचार विमर्श जरूर किया करते। अब जैसे 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक दिन जो जयपाल सिंह जी होते हैं शाम के समय जब पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था तो उसी समय मुकेश से कहने लगते हैं कि बेटा अब मैं 6 महीने तक तुम्हारे पास रह लिया, लेकिन अब तुम्हें मेरे पास चलकर रहना होगा। इस किराए के मकान का किराया तुम बिल्कुल भी नहीं दोगे। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है उसे थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि अंकल जी के पास थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर उनका अपना भी घर है जिसके अंदर वो फिलहाल उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मुकेश मना करता है, लेकिन जयपाल सिंह जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वो घर भी तुम्हारा ही है। जब तुम मुझे अपने पिता की तरह रख रहे हो तो उस घर पर भी तुम्हारा ही अधिकार होना चाहिए। इसके बाद जो जयपाल सिंह जी होते हैं वह मुकेश और उसकी पत्नी सानवी को पूरा के पूरा सामान पैक करके अपने साथ अपने उस अपार्टमेंट में ले जाते हैं जिसमें वो अपने बेटे के साथ रहा करते थे और वहां पर उनकी पत्नी की यादें भी थी और बेटे की यादें भी थी। लेकिन जैसे मुकेश और सानवी उस घर के अंदर आते हैं तो वह पूरी तरह से उन सभी यादों को भूल जाते हैं और यहाँ पर मुकेश और सानवी अच्छे से उनका ख्याल रखा करते हैं। ऊपर ऊपर से ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से वो उनको पिता मान चुके थे और अब पिताजी पिताजी कहकर ही मुकेश उन्हें पुकारा करता है और सानवी भी बाबूजी कहकर उन्हें पुकारा करती है। जब वो लोग यहाँ पर जयपाल सिंह जी के घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो मुकेश होता है पिछले 6 महीने से अपनी पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से वह यूपीएससी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था और अब केवल 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे। तो वह सोचता है कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है, तो इसी वजह से वह उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है। और एक दिन दोपहर के समय उसकी पत्नी जिस सामान को वहां से लेकर आई थी उसमें कुछ किताबें भी थी और वह उन किताबों को बेचने लगती है। जैसे दोपहर के समय सानवी उन किताबों को बेच रही थी तो उसी समय बुजुर्ग व्यक्ति जयपाल सिंह जी वहां पर आ जाते हैं और एकदम से पूछने लगते हैं कि बहू ये तुम कौन सी किताबों को बेच रही हो और ये किसकी किताबें हैं। तो उसके बाद सानवी उन्हें बताती है कि बाबूजी ये आपके बेटे की किताबें हैं और वह पहले यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर करना चाहता था और एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन काफी दिनों मेहनत करने के बावजूद भी वह इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया। तो इसी वजह से अब उन्होंने मना कर दिया है और कह दिया कि इन किताबों को बेच दो। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह किताबों को देखकर समझ गए थे कि सच में ही ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो एकदम से वो अपनी बहू से कहते हैं कि नहीं बेटा इनको बेचने की जरूरत नहीं है, इसको वापस भेज दो कबाड़ी वाले को और इन किताबों को घर में रखो। शाम के समय जब मुकेश वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, अगर उसका मन इसको पास करने का है तो बिल्कुल से वो इसे पास करे, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। इसके बाद जैसी शाम होती है तो शाम के समय मुकेश घर आता है और मुकेश के घर आते ही जो जयपाल सिंह जी होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं उसके उस सपने के बारे में जो काफी दिनों से वो जी रहा था, लेकिन अब वो सपना पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि कई बार अटेम्प्ट देने के बाद भी वह फेल ही हो रहा था, प्री एग्जाम तक भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। जयपाल सिंह जी पढ़े लिखे थे और उनकी सरकारी नौकरी भी थी तो उनकी पेंशन भी आया करती थी, लेकिन जब से वो मुकेश से मिले हैं ना तो उन्होंने कभी अपनी सरकारी नौकरी के बारे में उन्हें बताया है और ना ही ये बताया कि उनकी पेंशन भी आया करती है। मुकेश को तो केवल इतना ही पता है कि हाँ ठीक ठाक है, इनकी शायद को पुश्तैनी जमीन होगी जिससे इनके पास पैसे आ जाया करते हैं। अब इसके बाद जो जयपाल सिंह जी होते हैं उसके सपने के बारे में जानकर उससे कह देते हैं कि बेटा अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो जरूर से करो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा कामयाब ना होने का एक ही रीजन है कि तुम साथ में मेहनत भी किया करते हो और परिवार को भी देखा करते हो, लेकिन आज से तुम्हें केवल पढ़ाई करनी है और तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारियों को मैं उठा लूंगा क्योंकि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं और मैं
सरकारी नौकरी लगा हुआ था और उसकी मुझे पेंशन मिला करती है। यह बात सुनकर मुकेश पहले तो मना करता है, लेकिन जब जयपाल सिंह जी एक पिता की तरह उसे डांट कर धमका कर उससे कहते हैं तो उसके बाद मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। सानवी भी इस बात को सुन रही थी और उसकी भी इस पल को देखकर आंखों में आंसू आ गए थे। शादी के काफी दिनों बाद तक अब तक भी पिता की डांट उन्हें सुनने को नहीं मिली थी और यह पहली बार था जब जयपाल सिंह जी ने उन्हें डांट कर यह कहा मानने के लिए कहा था। इसके बाद मुकेश दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है और जयपाल सिंह जी उस घर की देखरेख करने लगता है। मुकेश से उन्होंने कह दिया था कि ना तो तू ऑटो चलाएगा और ना ही तुझे घर की किसी भी जिम्मेवारी को लेकर परेशान होने की जरूरत है। केवल तू ऐसा कर, अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जा और जब तेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही रुकना। इसके बाद जैसे उसका एग्जाम आता है तो वह पहली ही बार में प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों को क्लियर कर देता है और वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया था। जैसे वो आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसके बाद मुकेश सबसे पहले इस खुशी को जयपाल सिंह जी को बताता है और जयपाल सिंह जी इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जो मुकेश होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिन की ट्रेनिंग करने के बाद वापस से अपनी पोस्टिंग एक शहर में संभाल लेता है और वहीं पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। जयपाल सिंह बड़े ही खुश हैं कि उनका एक बेटा तो चला गया, लेकिन एक बेटा उन्हें ऐसा मिल गया है जो कि उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता और वो उसकी अच्छे से देखभाल किया करता है। अब जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया है तो अपने पिता जयपाल सिंह जी को बहुत ही अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करता है और उनका बहुत ज्यादा एहसान माना करता है, क्योंकि जैसे ही जयपाल सिंह जी ने उन्हें पिता की तरह डांट कर पढ़ने के लिए कहा था और ऑटो चलाने से भी मना कर दिया था और पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली थी, उसी वजह से जो मुकेश होता है वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था। मुकेश मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करता है। फिलहाल के समय में मुकेश और सानवी को 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अच्छी तरह से खिलाया पिलाया करते हैं और उनके साथ मस्त जिंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है महेंद्र दीक्षित जी का, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ज्यादातर हमारी सभी वीडियो को देखकर उन पर कमेंट भी किया करते हैं। तो महेंद्र दीक्षित जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है रविंद्र जी का। रविंद्र जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता बलराम चौधरी जी का। बलराम चौधरी जी के कल ही मुझे ढेर सारे कमेंट मिले हैं और उन्होंने अपने कमेंट्स में लिखा है बलराम चौधरी। तो बलराम चौधरी जी आपका नाम आ गया है। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है कुलवंत सिंह जी का। कुलवंत सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। लास्ट और आखिरी नाम आता है गुरुदेव कौर का। गुरुदेव कौर जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।